चलिए जी कंटिन्यू करते हैं इसको इंटरनेट एंड वेब साइबर सिक्योरिटी में। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या होता है? कोई भी सॉफ्टवेयर जो सर्वर पे चलता है, जो नेटवर्क में सर्वर कोई होता है उसको आप सर्वर कह दीजिए या वेब सर्वर कह दीजिए। कोई भी एप्लीकेशन जो खाली सर्वर पे चलती है, ठीक है, तो यूज़र एक्सेस करता है उस सर्वर को और वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करवाता है और उसको एक्सेस करता है। सो वेब एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट रन ऑन वेब सर्वर्स एंड आर एक्सेस्ड थ्रू द वेब ब्राउज़र। तो खाली आप उसको किससे एक्सेस कर सकते हैं? आपने अपना क्रोम खोला, वहाँ से उस वेब सर्वर की वेब उसको एक्सेस किया और वहाँ से जो भी पेजेस होंगे, एप्लीकेशन होंगे, आप उनको रन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है इंटरनेट होना चाहिए। हाँ, अगर आपका लोकल सर्वर है, जैसे आपके कंप्यूटर की लैब है स्कूल में ही, स्कूल से बाहर नहीं, उस वहाँ पर सर्वर बनाया हुआ है, तो उस सर्वर पर अगर कोई हम एप्लीकेशन रखेंगे, सॉफ्टवेयर रखेंगे, तो आप स्कूल के अंदर ही उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो या तो इंटरनेट होना चाहिए, तो सर्वर किसी भी जगह होगा, तो हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। या हमारे स्कूल में या किसी भी जगह सर्वर होगा तो हम स्कूल के अंदर ही उसको एक्सेस करके उस वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। उसको बोलते हैं इंट्रानेट। ठीक है, दैट्स अ लोकल इंट्रानेट विद इन ए बिल्डिंग, विद इन स्कूल। और अगर आपको ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी चाहिए तो उसको लिए आपको चाहिए इंटरनेट। तो अगर आपको स्कूल के अंदर आपके सर्वर में कोई एप्लीकेशन रखी हुई है और आप वहाँ उस सर्वर के साथ कनेक्ट है स्कूल में ही या बिल्डिंग में, तो आपको उस वक्त इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने जो इंटरनेट बनाया होगा उसके ज़रिए से आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जब हम बात करते थे इससे पहले, जो हमारी एप्लीकेशन होती थी, कोई भी प्रोग्राम होता था, तो हम वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉलेशन यूज़र डिवाइस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। दे लिवरेज द इंटरनेट टू डिलीवर द इंटरैक्टिव सर्विसेज एंड फंक्शनैलिटी टू द यूज़र्स। जो भी सर्विसेज या फंक्शन जो सर्वर पे उस एप्लीकेशन के ज़रिए अवेल किए जाते हैं, तो यूज़र उसको एक्सेस करता है थ्रू द ब्राउज़र हैविंग द इंटरनेट कनेक्शन, और जितनी भी सारी फंक्शंस है या सर्विसेज है वो अवेल करवा देता है। ठीक है, तो ऐसी एप्लीकेशन को जो सर्वर पे इंस्टॉल हो और फिर हम सर्वर से ही एक्सेस करें, उनको कहा जाता है वेब एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशन को कैसे हम डिफाइन करते हैं? बहुत सारे लगभग 4 तरीकों से हम उन एप्लीकेशन को डिफाइन करते हैं। तो पहला है ब्राउज़र बेस्ड एक्सेस। कोई भी एप्लीकेशन जो सर्वर पे हो, खाली हम उसको अपने वेब ब्राउज़र के ज़रिए से ही एक्सेस करें। जैसे क्रोम है, क्रोम के ज़रिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे वेब एप्लीकेशन को हम बोलते हैं ब्राउज़र बेस्ड एक्सेस। तो उसमें ब्राउज़र्स कौन, जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, एज है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उसको एक्सेस वहीं से करते हैं, लेकिन हमें उसको डाउनलोड या अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। आप देखते हैं जैसे आप गूगल स्टोर पे या किसी भी स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पर आप ऐप देखते हैं, उसको पहले अपनी डिवाइस पे इंस्टॉल करते हैं। नहीं, ऐसी कोई एप्लीकेशन जो हमें इंस्टॉल न करना पड़े, हम डायरेक्टली उस सर्वर पे जाते हैं और वहाँ से उसको इस्तेमाल करते हैं। तो पहली टाइप की वेब एप्लीकेशन है। सेकेंड, सर्वर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर। तो जो भी सर्वर होगा दैट प्रोवाइड द सर्विसेज। सर्वर हम किसको कहते हैं? जिसके अंदर सॉफ्टवेयर हो, जो कोई भी सर्विसेज हो उस कंप्यूटर पे हैं, जिससे क्लाइंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इस्तेमाल करता है उसको सर्वर के साथ कनेक्ट होने के बाद उसको क्लाइंट कहा जाता है, और जिस कंप्यूटर पे ये होता है, ये सारी एप्लीकेशंस होती है, उसको हम सर्वर कहते हैं। तो दूसरा वेब एप्लीकेशन होता है, एक सर्वर होता है और क्लाइंट उसको एक्सेस करता है। अब वो उसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्या बोलते हैं? उसमें सर्वर होता है और क्लाइंट्स उसको एक्सेस करते हैं। क्लाइंट में कहाँ से उसका फ्रंट एंड होता है, क्लाइंट डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता है जो वेब सर्वर पे होगा, और बैक एंड में हमेशा उसका सर्वर होता है, जिसको हम बैक एंड भी कहते हैं, या जो इस यूज़र इस्तेमाल करता है उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। तो आपका जो दूसरा तरीका है, जो है वेब एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं, तो और एक आर्किटेक्चर है जिसको हम बोलते हैं सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर। सर्वर पर एप्लीकेशन होती है, यूज़र
उसके साथ कनेक्ट होता है, उसको हम क्लाइंट बोलते हैं, तब जाके उनके साथ कम्युनिकेट होता है। तो सर्वर एक्सेस, क्लाइंट एक्सेस करता है सर्वर, जो सर्वर बैकग्राउंड में काम करता है। तो यहाँ से फ्रंट एंड में सर्वर सारी ये जो ये क्लाइंट होता है वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो द क्लाइंट होता है इज़ द यूज़र इंटरफेस, उसके पास एक एप्लीकेशन होती है जो यूज़र इस्तेमाल करता है ब्राउज़र के ज़रिए से। लेकिन सारी चीज़ें जो होती है एग्जीक्यूट होती है वो बैकग्राउंड में सर्वर पे होती है। वाइल द सर्वर साइड इंक्लूड्स द सर्वर, उसके अंदर होती है सर्वर होता है, डेटाबेस होता है, या कोई भी ऐप होती है तो जो बैकग्राउंड में सर्वर के ज़रिए से काम होता है। तो फ्रंट एंड में आपको कोई एप्लीकेशन होती है, लेकिन बैक एंड में जो सारा कुछ प्रोसेस होता है, प्रोग्रामिंग होती है, वो सब के सब कहाँ पर होती है? सर्वर पे होती है। तीसरा टाइप वेब एप्लीकेशन का है डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशन। अनलाइक स्टैटिक वेबसाइट, मैंने इससे पहले हमने डिस्कस किया, स्टैटिक वेबसाइट्स वो होते हैं जो हर यूज़र को सेम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं। जैसे हमारी स्कूल की वेबसाइट, कल आपका एग्ज़ाम है, कल आपका रिजल्ट है, या कल ये डिबेट होगा, कल ये इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी फ़ोटो स्कूल के ग्रुप के फोटोग्राफ्स होंगे उस पर। तो वो सब को सब जितने भी स्टूडेंट उसको उस वेबसाइट को अपनी स्कूल की वेबसाइट को ओपन करेंगे, सबको वो सेम इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। तो वेब एप्लीकेशंस आर इंटरैक्टिव एंड ऑफन प्रोवाइड डायनेमिक कंटेंट्स। तो ये जो होता है कि जो जो यूज़र इनपुट करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला फेसबुक की बात बोली मैंने आपको, तो ये है डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव। तो जो जो यूज़र इस लॉगिन करता है उसके ही पेजेस, उसके ही बाकी चीज़ वहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। तो सेम यूज़र के सेम डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट पेजेस डिस्प्ले होते हैं। तो किसी भी यूज़र का सेम पेज वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होता है। इसको बोलते हैं डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन। फोर्थ जो टाइप होता है इसका, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। तो वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, जो भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसे एक में विंडोज़ है, दूसरे में ये iOS है, या तीसरे में एंड्रॉयड है, तो ये सब जगह एप्लीकेशन चलते हैं। तो इन एप्लीकेशन को कहा जाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। तो जैसा भी आपको, अब वो iOS हो, जैसे हम देखते हैं कभी जो हम इंस्टॉल करते हैं ये ना स्टोर से, गूगल स्टोर से या कोई प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन, कभी वो iOS पे नहीं चलती है क्योंकि वो होती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। लेकिन आप देखो ऐसी कोई भी एप्लीकेशन है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म भी चलती है, वो इंस्टॉल एंड्रॉयड में भी होती है, वो इंस्टॉलेशन होती है iOS में भी, ठीक है। और बहुत सारे भी है, जैसे सैमसंग का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म डिफरेंट हैं। तो ये जो ऐसे एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं, ऐप्स होते हैं जो हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं। ऐसे वेब एप्लीकेशन को कहा जाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, ठीक है। तो ये है वेब एप्लीकेशंस। तो इसके चार टाइप्स आपने पढ़े, एक तो ब्राउज़र बेस्ड होता है, दूसरा क्लाइंट का सर्वर क्लाइंट होता है, तीसरा डायनेमिक होता है, चौथा जो होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। इसकी एप्लीकेशंस हर जगह है वेब एप्लीकेशन की, स्टैटिक वेब एप्लीकेशन, डायनामिक वेब एप्लीकेशन, या सिंगल पेज एप्लीकेशन। कभी ऐसे आपके पास होता है जैसे जीमेल अकाउंट का एक ही सिंगल पेज होता है, या गूगल मैप आप खोलते हैं उसका एक ही पेज होता है। तो उन एप्लीकेशन को हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशंस। डायनेमिक वेब एप्लीकेशन तो मैंने आपको, जैसे सोशल मीडिया की जो एग्जांपल है, या ऑनलाइन कोई भी हो आपको हो, तो उसमें आपको अलग अलग एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, वट एवर इट इज़, तो वहाँ पर डायनेमिक टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशन एक्सेस होते हैं। तो स्टैटिक तो वही है, और स्कूल की जो एप्लीकेशन है या कंपनी की कोई मेन फाइल होती है, मेन पेज होता है, वो सबको एक्सेस होता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन दैट इज़ टू बी अवेलेबल। या बिजनेस ओरिएंटेड होती है, जिनको हम बोलते हैं वेब ई कॉमर्स एप्लीकेशन। जैसे हमारे पास अमेज़ॉन है या ईबे है, सो जहाँ बिजनेस होता है उनको हम बोलते हैं ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशंस। तो बाकी आप इसको एक्सेसिबिलिटी, बाकी डिसएडवांटेज पढ़ सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है वेब एप्लीकेशन की है, जैसे ईमेल सर्विस है, तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है, वो आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है। या गूगल डॉक्स है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटर है, आप ऑनलाइन चले जाइए, आप उस अपनी वर्ड की फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस या यूज़ या इस्तेमाल
कर सकते हैं। ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो भी एक वेब एप्लीकेशन है। या अमेज़ॉन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बिजनेस होता है, वो भी एक वेब एप्लीकेशन है। या नेटफ्लिक्स वो भी है, स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन सर्विस कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फिल्म्स या टीवी शोज़ या डॉक्यूमेंट्री या मूवीज़ जहाँ पर आप देखते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो द वन टाइप ऑफ web applications. So next question is that we are going to discuss is the applications of internet. इंटरनेट कहाँ इससे अगर आप ऐसे भी इसका क्वेश्चन को आपको बोलेगा व्हाट इज द इंटरनेट, ग्लोबल कनेक्शन ऑफ द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट्स कॉल्ड द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेट। और इसका इस्तेमाल कितना है, एप्लीकेशंस कितने हैं। जैसे ऑनलाइन हम सीखते हैं, जैसे अभी मैं आप कोई भी ऑनलाइन एग्जाम देते हो, ऑनलाइन ट्यूशन लेते हो, ऑनलाइन, दैट्स कॉल्ड ई लर्निंग। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, और या ऑनलाइन ई शॉपिंग है जिसमें B2B है, B2C है, जो इससे पहले भी मैंने आपको बिजनेस टू बिजनेस, एक होलसेलर कंपनी एक होलसेलर को बेचते हैं उसको बोलते हैं B2B। दूसरा होता है एक कंपनी या होलसेलर वो कस्टमर को बेचता है। तो ऐसे ऑनलाइन बिजनेस जो होता है 24 आवर्स से चलते हैं, तो आपको दुकान खोलने की 24 आवर्स की ज़रूरत, खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऑनलाइन 24 आवर्स शॉपिंग या आपका जो शॉप है ऑनलाइन शॉप खुल ओपन होता है। इसीलिए ऑनलाइन रिजर्वेशन जिसमें एयर टिकट्स आते हैं, ट्रेन टिकट्स आते हैं, या कैब सर्विसेज है, तो उन सब को हम बोलते हैं ई रिजर्वेशन। या कोई भी जैसे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं वो ऑनलाइन आपस में कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन एजुकेशन भी देखते हो कि बहुत सारे, तो ऑनलाइन जैसे गूगल मीट है, सो उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस भी अवेलेबल है। बहुत सारी कंट्रीज़ की जगह जहाँ एम्प्लॉयज़ हो, मैनेजर्स हो, वो आपस में मीटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन विदाउट मूविंग फिजिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसको हम बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो इंटरनेट की इतनी सारी एप्लीकेशन है कि मैंने थोड़े से यहाँ पर डिस्कस किए हैं। या जॉब सर्च के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्थ और मेडिसिन के लिए भी अवेलेबल है, या एंटरटेनमेंट तो आपको ज़्यादा ही पता होगा, जो कुछ सॉन्ग्स, मूवीज़, स्पोर्ट्स, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स या वेब पेज या वेब एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो ये था वेब एप्लीकेशन एंड इंटरनेट के एप्लीकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि हमारा क्राइम्स। आप देखो ऑनलाइन कितने सारे क्राइम्स होते हैं जिनको कहा जाता है साइबर क्राइम्स। तो आपका जैसे हमारा कोई डेटा होता है हमारी सिस्टम में, मोबाइल में या अकाउंट में, तो कितने सारे अकाउंट हैक होते हैं, कितनी सारी चोरियां होती है ऑनलाइन, तो दैट्स कॉल्ड हियर द साइबर क्राइम्स। तो offenses that are committed against individuals or groups with a criminal motive to intentionally harm the reputation of the victim or cause physical, mental harm or loss directly और इनडायरेक्टली। आप देखो कैसे आपको चीट किया जाता है, और हमें कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन की आपको ये लॉटरी मिल गई, आप हमारा अपना आधार कार्ड दे दीजिए या पैन कार्ड बता दीजिए, तो उसके जाके फिर हमारा नुकसान पहुंच जाता है। तो इसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम में हैकिंग आती है पहले। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर टू स्टील, मॉडिफाई और डिस्ट्रॉय डेटा। तो हैकिंग का मेन ही मकसद है कि कोई चीज़ आपसे चुराया जाए, उसको फिर मॉडिफाई किया जाए या उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, उसको हैकिंग कहते हैं। देन सेकेंड टाइप ऑफ क्राइम इज अ मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, spreading malicious softwares like viruses, worms एंड ransomware to damage और कंट्रोल। कभी हमें मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि आपके सिस्टम में एक वायरस डाला जाता है या आपके वर्म जैसे वायरस आपके सिस्टम में आ गया, तो उसके बाद आपको एंटीवायरस ज़रूरी खरीदना है। सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ बिजनेस दैट्स टेकिंग प्लेस यूजिंग द साइबर क्राइम्स। डिनाइल ऑफ सर्विस ऑफ अटैक्स क्या होता है कि आपका सिस्टम में एक ऐसा प्रोग्राम डाला जाता है कि आपको लग रहा है कि मेरा सिस्टम ही नहीं चल रहा है, इज़ नॉट वर्किंग, देन आपका सिस्टम बैठ जाता है पूरा का पूरा। सो दैट्स कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। और वेलविंग ए सिस्टम विद ट्रैफिक टू मेक इट अनअवेलेबल टू यूज़र। जैसे आपके अंदर इतना डेटा डाला जाता है कि बाकी यूज़र्स आपका इंटरनेट या आपकी सर्विस को एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस। जैसे ऑनलाइन कोई सर्विस दे रहा है तो हम उसमें इतने पैकेट स्प्रेड करेंगे, इतना कि उनका नेटवर्क ये ट्रैफिक इतना बढ़ जाए कि बाकी जो ऑथेंटिक यूज़र्स होते हैं वो उसको इस्तेमाल ना कर पाए, सो उनकी सर्विस फिर बैठ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। सो कंप्यूटर फैसिलिटेटेड क्राइम्स होते हैं जिसमें पहला आता है फिशिंग। फिशिंग होता क्या है
fraudulent attempts to obtain sensitive information by disguising or as a trustworthy entity। तो जैसे कभी आप होता है हम जेके बैंक से बोल रहे हैं या किसी बैंक से बोल रहे हैं, आपका डेबिट कार्ड उसमें ये बैठ गया है, अगर आप उसको अपडेट नहीं करोगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो आपको कॉल करते हैं या थ्रू द ऑनलाइन आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं या मैसेज भेजते हैं या जैसे भी ईमेल भेजते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम क्या जानकारी में अपना ये आधार कार्ड नंबर देते हैं या तो हम अपना पैन कार्ड नंबर देते हैं, तब जाके ये इस तरह से कोई या हमारे सिस्टम के अंदर इतनी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें हमारे पास होती है वो चुरा के ले जाते हैं। ठीक है। तो लेकिन फिशिंग का मतलब है वो आपको इस तरह से आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं कि जैसे हमें लग रहा है वो उसी कंपनी का है जिस कंपनी के साथ हमारा राब्ता हुआ है। तो वो लग रहा है कि कोई कंपनी ट्रस्टवर्दी यूज़र वहाँ से आपसे बात कर रहा है। तो एक्चुअली उसका मकसद क्या होता है, आपको इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो स्टील करे। दैट्स कॉल्ड फिशिंग। सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटेटेड क्राइम्स होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन टू कमिट फ्रॉड टू अदर क्राइम्स। तो आपकी वो पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर जाके उसकी वो फ्रॉड करते हैं आगे जाके किसी जगह। जैसे आपने बहुत सारों में देखा होगा कि आपके आधार नंबर पे बाहर किसी ने लोन निकाला होता है, तो आपके क्रेडेंशियल्स को इस्तेमाल करके बाहर में किसी को जगह अप्लाई किया होता है और जाके फिर आपके नाम पे ही लोन निकाला जाता है। तो उसके पास उसकी आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। फाइनेंशियल फ्रॉड, आपको तो पता है अकाउंट से लेके वो फाइनेंस ले जाना, चोरी करना, ऑनलाइन बैंकिंग के स्कैम्स इसमें हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स होते हैं। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, कंप्यूटर फैसिलिटेटेड क्राइम्स। तो ये बेसिक बेसिक आप इसमें पढ़ेंगे जो एक्चुअली होता है। उसके बाद प्रिवेंशन क्या करेंगे, इसको कैसे बचाएंगे। साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, इम्प्लीमेंटेशन क्या, फायरवॉल की इम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है, या अपने सिस्टम में एंटीवायरस डालना होता है, या अपने सिस्टम को एनक्रिप्ट करना होता है, या रेगुलरली सिक्योरिटी अपडेट्स को अपडेट करना होता है। जैसे आपने वायरस ले एंटीवायरस ले लिया तो इसको साथ साथ कुछ दिनों के बाद अपडेट भी, क्योंकि अगर आपने किसी टाइम में अपना एंटीवायरस ले लिया है उसके बाद नए वायरसेस आते हैं, जो पुराना जो आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लिया वो नए वायरसों को नहीं निकाल पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको अब रेगुलरली अपडेट होना चाहिए। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑन बेस्ट प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो ये अवेयरनेस उनको देनी है जो इस इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है, कैसे आपकी इंफॉर्मेशन चोरी की जाती है, तो आपको किस तरह से कॉल्स आते हैं, कैसे फ्रॉड कॉल्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्म होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एजुकेशन एंड अवेयरनेस। उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट, तो ये जो लॉ है, सिक्योरिटी लॉ है या साइबर क्राइम लॉ है, वो पूरी तरह से अप्लाई होनी चाहिए, सो दैट कि उसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि हम साइबर क्राइम को पकड़ सके और उनको पनिशमेंट दिया जाए। सो दिस इज द प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स। तो हमने पढ़ा टाइप्स, पहले है हैकिंग होती है, उसके बाद मालवेयर अटैक होते हैं, या फिशिंग होता है, या आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। ये है कुछ टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स जो हमने पढ़े। अच्छा, अब जब क्राइम होता है तो आपके सिस्टम में एक वायरस डाला होता है, वायरस स्प्रेड होता है, फिर जाके वो सारी चीज़ें हो जाती है। अब वायरस क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ वायरस, हम वायरस किसको कहेंगे। A computer virus is a malicious program that attaches itself to a legitimate file। जैसे आपने कोई फाइल बनाई, वर्ड में फाइल बनाई, एक्सेल में फाइल बनाई, पावर पॉइंट में बनाई, जहाँ तो क्या करता है वो प्रोग्राम इस मेन जो ओरिजिनल फाइल होती है इसके साथ अटैच हो जाता है, और जो ही आप इस फाइल को ओपन करते हो, एक्सेस करते हो, ऑटोमेटिकली जो अटैच इसके साथ हो गया होगा फाइल है वो उसकी डुप्लीकेशन होती है, वो रेप्लिकेट होता है, तो आपके पूरे सिस्टम में वो फैल जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वायरस। लेकिन फैल कैसे, जो ही आपने फाइल ओपन की ऑटोमेटिकली वो स्प्रेड हो जाता है, फिर दूसरे फाइलों को अटैक करता है, उसके साथ फिर जितनी भी फाइल्स आपके सिस्टम में फिर होती है वो सब के सब इन्फेक्ट इन वायरस प्रोग्रामों से हो जाती है। सो खुद ब खुद ये रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है
वायरस ये ऐसा प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अटैच होता है कोई लेजिटिमेट फाइल जो आपने बनाई या एप्लीकेशन जो या कोई प्रोग्राम आपके सिस्टम में है, एंड रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, उसकी डुप्लीकेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है और स्प्रेडिंग टू अदर फाइल्स एंड प्रोग्राम से बाकी फाइलों को भी वो फैल जाता है और दूसरे प्रोग्रामों को भी अटैक कर देता है। तो वायरस रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। तो याद रखना है क्योंकि आगे हमें देखना है कि वायरस और वर्म में क्या फ़र्क है। तो वायरस जो ही आ जाता है उसकी डुप्लीकेट कॉपीज ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होती है। तो वो एक्चुअली क्या करते हैं, जो हमारे सिस्टम में डिवाइस में जो प्रोग्राम्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, उनके साथ पहले अटैच होते हैं, फिर ऑटोमेटिकली स्प्रेड, ऑटोमेटिकली इटसेल्फ कॉपीज बना देता है। तो वो पूरे सिस्टम में फैल जाता है। अब वायरस क्या करते हैं, वायरस कैन करप्ट, डिलीट और यूज योर ईमेल टू स्प्रेड अदर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो फिर दूसरे सिस्टमों में भी जब नेटवर्क में होता है फिर आपके ईमेल के ज़रिए से वो दूसरे सिस्टम तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर भी इन्फेक्ट करते हैं। और इवन जो आपकी एसएसडी में है या हार्ड डिस्क में जितना भी होगा उसको वो इरेज करता है या डिलीट कर देता है। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, रिक्वायर्स यूज़र एक्शन टू स्प्रेड। ठीक है, ओपनिंग एंड इन्फेक्टिव फाइल। अब ये वायरस कैसे फैल जाता है, जो प्रोग्राम में इन्फेक्ट इसने किया है अगर हमने उसको ओपन किया तो फिर ऑटोमेटिकली ये फैल जाता है। कैन कॉज वेरियस डैमेजेस, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें डेटा को लॉस करते हैं, डैमेज करते हैं, डिलीट करते हैं, करप्ट करते हैं। तो ये उसकी खसूसियात है। तो वायरस इट्स सेल्फ मेक्स और रेप्लिकेट्स इट्स सेल्फ, इसको फिर कोई चीज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स क्या है, आई लव यू ये 2000 में आया था, माई डूम 2004 वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द वायरस प्रोग्राम्स। डिफेंस स्ट्रेटजी क्या है, अगर इसको रोकना है तो हमारे पास एंटीवायरस चाहिए। रेगुलर बैकअप हमें उठाना है, तो अगर हमने कल बैकअप उठाया होता, अगर आज वायरस का अटैक हो गया तो हम इसको रिमूव करेंगे और जो बैकअप उठाया था फिर वापस अपने सिस्टम में रिस्टोर करेंगे। जब भी ये ईमेल हो हमेशा उसको फिल्टर करने की ज़रूरत है। ये डिफेंस स्ट्रेटजी है किसके लिए, वायरस से। तो वायरस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। उसके बाद एक टाइप ऑफ प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं ट्रोजान वायरस हॉर्स। ठीक है, ट्रोजान हॉर्स, ट्रोजान हॉर्स और सिंपली ट्रोजान भी इसको कहते हैं। ये भी एक मालवेयर प्रोग्राम है जो डिसगाइस्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। तो ये लग रहा है कि ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, किसी कंपनी ने बनाया है, ओरिजिनल कंपनी है, लेकिन ये आप हमारे सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर आपने इस प्रोग्राम को, जो ट्रोजन हॉर्स आपके पास आएगा इस तरह आएगा कि जैसे हमें लगेगा कि ये किसी कंपनी ने बनाया है, हम क्या करते हैं, इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, इस प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। सो अगर आपने एक बारी इस टाइप ऑफ प्रोग्राम को इंस्टॉल किया, इट गिव्स अटैकर्स अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब जो भी इसके दोस्त लोग हो गए जिसने ये पहले आपके हमारे सिस्टम में ट्रोजन हॉर्स डाल दिया, फिर जो भी अनऑथराइज्ड वाले होते हैं वो हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं टू द यूज़र सिस्टम, जो जिस सिस्टम में ये आया होगा, लीडिंग टू, उससे फिर वो क्या करते हैं, जो भी आपके हार्ड डिस्क में, एसएसडी में, जहाँ पर भी डेटा आपका होगा तो वो सब वो चोरी लेके चले जाते हैं। वायरस एक प्रोग्राम होता है जब वो एक फाइल को इन्फेक्ट करता है। अब जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन होती है, प्रोग्राम होता है। तो ये अब जो ही आपने इसको इंस्टॉल किया और डाउनलोड किया तब जाके ये अपना काम कर देता। अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया, तब ट्रोजन हॉर्स हमारे सिस्टम में नहीं आता है। तो अब ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये ऐसे मालवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, ये फाइल नहीं होती, ये एप्लीकेशन होती है। जो ही हमने इसको इंस्टॉल किया तो हमारा सिस्टम खत्म। तो डिसेप्टिव अपीयरेंस सीम्स हार्मलेस और यूजफुल। तो जब भी हम इसको देखते हैं, जैसे गूगल स्टोर में या कोई भी स्टोर में हम देखते हैं तो लग रहा है कि ये अच्छा खासा सॉफ्टवेयर है, ये हमारे लिए काम का है, तो हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है ये हार्मलेस है या यूजफुल है। कैन क्रिएट बैक डोर्स ऑफ और अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो ही आपके सिस्टम में आ गया तो
तो बाहर वाला जो भी इसने इस आपके देखता है आपके सिस्टम के अंदर जा सकता है, आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है या इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है वो सब को उड़ा के ले जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके ट्रोजन के? ज्यूस है, जडबॉट जिसको कहते हैं, या रिमोट एक्सेस ट्रोजन जिसको हम रैट्स कहते हैं। अब डिफेंस क्या है? एप्लीकेशन कंट्रोल, आपको देखना है कि कहीं वो जो एप्लीकेशन में डाउनलोड कर रहा हूँ इंस्टॉल कर रहा हूँ वो लेजिटिमेट है कि नहीं। सिक्योरिटी ट्रेनिंग आपकी ज़रूरत है, एजुकेट यूजर्स टू अवॉइड डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्सेज। ठीक है, तो आपकी आज की नेटवर्क होती है कि आप हम कोई भी प्रोग्राम डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है, कि वो हमें बताता है ये अनट्रस्टेड है, लेकिन फिर भी हम इंस्टॉल करते हैं। जो ही हमने इंस्टॉल कर दिया हमारा सिस्टम ख़त्म। ये हो गया ट्रोजन हॉर्स। तीसरी किस्म का मालवेयर है जिसको हम बोलते हैं वर्म, WORM। वर्म is a self-replicating program that spreads through networks without needing to attach itself to a host file or require user action। तो वायरस और वर्म में आपको बताना है क्या डिफरेंस है। वायरस जो होता है, अभी मैंने आपको बताया कि वायरस को एक फाइल जो आपकी होनी चाहिए वो उसके साथ अटैच होता है तब जाके वो रेप्लिकेशन करता है। अगर उसको आपकी कोई भी फाइल नहीं होगी तो वो अटैक नहीं कर सकता है, ना ही रेप्लिकेट होता है। लेकिन वर्म जो है इसको कोई भी फाइल की ज़रूरत नहीं है, जो ही किसी सिस्टम में आ गया उसमें फाइल्स हो ना हो वो इन्फेक्शन करता है, रेप्लिकेशन करता है। सो रेप्लिकेशन भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होते हैं जो स्प्रेड होते हैं, चलते हैं, लेकिन इसको आपकी कोई भी फाइल की होस्ट फाइल की ज़रूरत नहीं होती है। वर्म्स कैन मल्टीप्लाई रैपिडली कंज्यूमिंग बैंडविड्थ। नेटवर्क में जो होता है एक्चुअली बैंडविड्थ होता है नंबर ऑफ पैकेट्स मूविंग टू एंड फ्रो इन अ गिवन टाइम, तो पोटेंशियली लीडिंग टू सिस्टम क्रैशेस। अगर वर्म आपके अंदर आ गया आपके तो आपका सिस्टम भी क्रैश हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? मोरिस वर्म है या कॉन फिकर है। आपको इन एग्जाम्पल्स को कुछ याद रखना पड़ेगा जब आप वर्म की डेफिनेशन या कैरेक्टर्स को लिखना होगा। तो ये जो वर्म होता है वो स्प्रेड होता है नेटवर्क के ज़रिए से। ये बहुत सारा डिस्ट्रप्शन एंड डिग्रेड नेटवर्क परफॉर्मेंस करता है कि जैसे हमें कभी लगता है कि नेटवर्क से बहुत स्लो चला जा रहा है, कहीं कल तो मेरा ठीक था लेकिन आज मेरा नेटवर्क बहुत स्लो हो रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न? कि मे बी आप वर्म ने आपके सिस्टम में एंट्री की होती है। अब इसको कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे? पैच मैनेजमेंट और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हमें आपके आइडियाज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, रेगुलरली अपडेट सिस्टम्स टू फिक्स नोन वल्नरेबिलिटीज या इम्प्लीमेंट आइडियाज टू डिटेक्ट एंड अलर्ट अनयूजुअल नेटवर्क एक्टिविटी। अगर एक सिस्टम है हमारे पास, अगर आपको नेटवर्क के ज़रिए से कोई भी एक्टिविटी हो, आपकी फिल्ट्रेशन हो आपके सिस्टम में, तो एक आइडियाज जो ऐसा सिस्टम है जो हमें अलर्ट करके देता है, फिर हम उस सिस्टम को अंदर के लिए रोक सकते हैं। तो ये हो गया वायरस, ट्रोजन हॉर्स एंड वर्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हम बोलते हैं कि डिफाइन द वायरस, व्हाट इज़ द ट्रोजन हॉर्स या व्हाट इज़ द वर्म। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद शॉर्ट टाइम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है, ये कब होता है और ये क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन होती है, कोई सर्वर होता है, वो आपको सर्विस देता है तो कभी क्या होता है कि आपके डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किया जाता है आपकी नेटवर्क सर्विस पर। तो आपका जो नेटवर्क चलता है आपके सिस्टम के सर्वर के साथ जो नेटवर्क चलता है उसको रोका जाता है। तो बाकियों को लगता है कि आज वो सर्वर जो नेटवर्क सर्विस है वो बैठ गई है, तो वो यूज़रों को सर्विस, फिर वो जो सर्विस होती है वो अवेल नहीं होती है। तो इसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है कोई जो आपको सर्विस देती है, जैसे कभी मेरा सिस्टम ख़राब हो गया है तो मुझे ऑनलाइन इसको हम सर्विस देते हैं या उसको ठीक करवाते हैं। तो क्या होता है, जो सर्विस करने वाला होता है उसका जो नेटवर्क है उसको रोका जाता है, उसको नेटवर्क को अनेबल किया जाता है, तो तब जाके वो ऑनलाइन सर्विस किसी यूज़र को नहीं दे पाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस, DOS। लेकिन D कैपिटल है
ओ स्मॉल है, एस कैपिटल है, इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ए डिनाइल ऑफ सर्विस। So denial of service attack aims to make a network service unavailable। जो नेटवर्क सर्विस कोई चलती है उसको बिठाना है, तो उसका मतलब है डिनाइल ऑफ सर्विस करवाना है। वेरी इंटेंस एंड हार्ड टू डील, फिर वो मुश्किल से वो सर्विस देते हैं और बहुत मुश्किल होता है उनको, यूज़रों को। वो क्या करते हैं, इट विद ए फ्लड ऑफ लेजिटिमेट रिक्वेस्ट, उसको जो सर्विस होती है उसकी, उनको इस तरह से फ्लड ऑफ सर्विसेज दिए जाते हैं। जैसे एट अ टाइम वो 10 सर्विसों को दे पाते हैं, तो क्या करते हैं, उनकी नेटवर्क में हज़ारों सर्विसों पैकेट्स को भेजा जाता है, तो उससे क्या होती है, उनका नेटवर्क बैठ जाता है, वो किसी को सर्विस देने के लायक नहीं रहता है। काजिंग इट टू क्रैश और बिकम अनरेस्पॉन्स, फिर वो उनको सर्विस नहीं दे पाते हैं। सो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक यूजेस मल्टीपल कंप्रोमाइज सिस्टम्स टू एम्पलीफाई द अटैक। तो एक सिस्टम को बिठाने के लिए जो बहुत सारे मल्टीपल रिक्वेस्ट्स को भेजा जाता है, जिसकी वजह से वो सर्विस बैठ जाती है। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओवरलोड से सिस्टम क्या उसका ओवरलोड हो जाता है। कैन काज डाउन टाइम एंड लॉस ऑफ सर्विस, जैसे कोई चीज़ आपको डाउनलोड करना है तो उसको बहुत सारे आवर्स लगते हैं, फिर जाके सर्विस उनकी बैठ जाती है। ऑफन यूज्ड टू डिस्टर्ब बिजनेस, अक्सर ये जो अटैक है बिजनेस के जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज होते हैं उनको बिठाया जाता है। तो ऐसी सर्विसेज जो ऑनलाइन बिजनेस की सर्विस दिए जाते हैं उनको बिठाने के लिए एक टर्म है डिनाइल ऑफ सर्विस, फिर जाके वो बिजनेस उनका बैठ जाता है, वो लोगों को सर्विस नहीं दे पाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है उसके, पिंग ऑफ डेथ, एक एग्जाम्पल क्या है, तो आपको ये याद रखना है कि डिनाइल ऑफ सर्विस जो है एक, वो है पिंग ऑफ डेथ। दूसरा है सिंक्रोनाइज फ्लड, ठीक है। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट उसको भेजे जाते हैं उस बिजनेस सर्वर को, तो जिसकी वजह से उसको फ्लड आ जाता है, वो सर्विस नहीं दे पाता है। डिफेंस क्या करना है, आपको ट्रैफिक को एनालिसिस करना है कि कौन सा एक्चुअल सर्विस है, और जो आपको लगे कि ये लेजिटिमेट सर्विस रिक्वेस्ट नहीं है, आपको उनको ड्रॉप करना है। रेट लिमिटिंग, इम्प्लीमेंट रेट लिमिटिंग टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इनकमिंग रिक्वेस्ट। तो आपको क्या करना है, जब भी सर्विस चले तो आप उसको लिमिट कर लीजिए, खाली हम 10 सर्विस को पहले सर्विस देंगे, फिर और एक 10 को देंगे, फिर उसके बाद और 10 को देंगे, तो उससे आप अपनी ये ना डिनाइल ऑफ सर्विस को बचा पाएंगे। सेकेंड टाइप ऑफ और एक अटैक है जिसको हम बोलते हैं स्नूपिंग। स्नूपिंग हो गया कसम हम किसी, ये एक्चुअली जो स्नूपिंग होती है वो एक ही डिपार्टमेंट में होता है। ऐसा कोई यूज़र होता है जो चीटर बन जाता है, वो उस कंपनी के लिए जो उसका इम्पोर्टेंट डेटा होता है वो दूसरों को बेचता है, तो वो उसका यूज़र नेम और ये पासवर्ड हैक करता है, उसको ले जाता है। क्या, जब वो कोई यूज़र उस कंपनी का दूसरा यूज़र होता है, वो उसका नज़र रखता है चोरी चोरी नज़र रखता है, वो क्या यूज़र नेम टाइप करता है या उसका पासवर्ड क्या है। जो ही उसको मिल जाता है, ये किसी और को ये चला जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स को शेयर करता है और या ये चीज़ें शेयर करता है, उसको बोलते हैं स्नूपिंग। या एक टर्म है ईवीज ड्रॉपिंग, को इसी को डिफाइन करते हैं। तो क्वेश्चन आता है स्नूपिंग और ईवीज ड्रॉपिंग। स्नूपिंग और ईवीज ड्रॉपिंग इन्वॉल्व्स अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन क्या, ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन सच एज ईमेल्स को वो उनको पढ़ता है, या वॉइस कॉल उसको देखता है, या डेटा ट्रांसफ़र को चेक इन करता है। फिर जाके जो ही उसके पास यूज़र नेम मिलता है, पासवर्ड मिल जाता है, तो फिर क्या करता है, उसके ईमेल उसको देखता है, उनके वॉइस कॉल उसको देखता है, या उसका जो डेटा ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, तब वो उनको भी इंटरसेप्ट करता है, उनको देखता है। फिर वो अटैकर्स कैन यूज दिस इंटरसेप्टेड डेटा फॉर मैलिशियस पर्पज सच एज आइडेंटिटी थेफ्ट, और क्या क्या है कॉर्पोरेट एस्पोनेज। उसका मतलब क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग और यूजिंग स्पाइज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लान्स एंड एक्टिविटीज स्पेशली ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट और ए कंपीटिंग कंपनी। बाकी लोग कंपनी में कैसे प्रोडक्ट ग्रो करते हैं, उनकी कैसी होती है, उनके कौन कौन से कस्टमर्स हैं, किन किन के साथ ईमेलिंग होती है, तो इस तरह से उनका इम्पॉर्टेंट वॉइस कॉल्स, ईमेल्स और डेटा ट्रांसफ़र को अटैकर्स वो ले जाते हैं, हैक कर जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्नूपिंग, ईवीज ड्रॉपिंग। तो प्रिवेंशन मेजर्स तो क्या है, रेगुलर अपडेट्स कराना है,
फायरवॉल्स आपको लगाने हैं अपने सिस्टम में, एंटीवायरस या एंटी मालवेयर आपको लगाना है, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन करना है, यूज़र नेम या पासवर्ड बहुत डिफ़िकल्ट होनी चाहिए, तब जाके वो इजली कोई उसको देख ना पाए, एनक्रिप्शन कराना है, नेटवर्क मॉनिटरिंग कराना है और यूज़र एजुकेशन भी कराना है। एजुकेट यूज़र्स अबाउट सेफ प्रैक्टिसेस such as recognizing phishing attempts and not downloading unknown attachments। कभी ईमेल के ज़रिए से भी आपको ये किया जाता है, ऐसी फाइल भेजी जाती है, फिर आप जो ही आपको क्लिक करके डाउनलोड हो जाती है फाइल, तो अटैकर्स अपना काम कर जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो सोशल नेटवर्किंग रिस्क्स एंड चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। फ़िशिंग आती है, मैलिशियस लिंक्स आती है, फेक फ्रेंड्स होते हैं, या इलीगल कंटेंट में, ये सारी चीज़ें हमारी सोशल नेटवर्किंग में रिस्क्स होते हैं या हमारे पास चैलेंजेस होते हैं। कभी क्या होता है, इलीगल कंटेंट, ठीक है, इट रेफर्स टू एनी मटेरियल शेयर्ड ऑन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स दैट वायलेट्स लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लॉज। जो हम लॉज को तोड़ देते हैं उसको बोलते हैं इलीगल कंटेंट, ठीक है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसकी चैलेंजेस होते हैं डिटेक्शन करना, बैलेंस्ड एक्ट करना या लीगल कंप्लेंट्स करना। उसके बाद है स्पैम, ये तो हो गया ईवीज ड्रॉपिंग, या ठीक है ना, ये आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा। डिनाइल ऑफ सर्विस भी होया होगा, स्नूपिंग भी क्लियर हुआ होगा। अब जाके और एक कॉन्सेप्ट है सोशल नेटवर्क रिस्क्स एंड चैलेंजेस। क्या क्या आपके पास है, इलीगल कंटेंट, या स्पैम इज़ द प्रॉब्लम, या फेक फ्रेंड्स इज़ द प्रॉब्लम, या malicious links is the problem, as well as phishing is also the challenge or risk in our social networking। तो स्पैम refers to unsolicited, irrelevant या inappropriate मैसेजेस, जो आपको इंटरनेट पे ऐसी मैसेज आपको भेजी जाती है जो इनअप्रोप्रिएट होती है, टिपिकली टू ए लार्ज नंबर ऑफ यूज, बहुत सारे यूज़रों को ये भेजा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग, फिशिंग, स्प्रेडिंग मालवेयर एंड अदर malicious एक्टिविटीज़। तो ये अपना बिज एडवर्टीजमेंट का भी स्पैम के ज़रिए से किया जाता है, फिशिंग किया जाता है। अपना जो सॉफ्टवेयर है, अगर हमें हम अक्सर जो बताया, अक्सर ये पूछा गया है, या जो एंटीवायरस बनाते हैं वो पहले अपना वायरस बनाते हैं, फिर वो सिस्टम को उनको उस वायरस को स्प्रेड करते हैं, फिर उनको बताते हैं कि हमारे पास इसका इलाज है, जो आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो गई, तो ऑलरेडी उन्होंने पहले उसके लिए एंटीवायरस बनाया होता है। तो क्या करते हैं यूज़र्स, फिर वो मजबूर होते हैं वो एंटीवायरस खरीदने के लिए। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ए स्पैम। ऑन सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म स्पैम कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग कमेंट्स आपको आ जाते हैं, मैसेजेस आते हैं, पोस्ट्स आते हैं, या एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द स्पैम। ईमेल्स भी इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स आ जाते हैं। फेक फ्रेंड्स, ये भी आपको पता है, पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, बुकलेट में सारा कुछ दिया हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। फेक फ्रेंड्स रेफर टू फ्रॉडलेंट प्रोफाइल्स क्रिएटेड विद द इंटेंट टू डिसीव द यूज़र्स। ऐसा यूज़र अपना ये आईडी बनाते हैं, अपने फेक अकाउंट्स बनाते हैं, तो लग रहा है वो हमारे अच्छे खासे यूज़र्स हैं, फ्रेंड्स हैं, लेकिन अक्सर क्या होते हैं, वो फेक फ्रेंड्स होते हैं। तो हमेशा उनको वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है, डिटेक्ट उनको करने की ज़रूरत होती है, और उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। इसी तरह मैलिशियस लिंक्स होते हैं, आपको ईमेल के ज़रिए लिंक भेजी जाती है, जो ही आपने उस लिंक को क्लिक किया, ओपन किया, तो आपके सिस्टम की तमाम डिज़ास्टर्स शुरू होने को होती है। मैलिशियस लिंक्स एक यूआरएल एम्बेडेड पोस्ट्स होते हैं, उसमें कमेंट्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, या प्रोफाइल्स होते हैं सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में, जिससे हमारे सिस्टम को हार्म होता है या हमारी वेबसाइट्स को हार्म हो जाता है और एक्शन लिया जाता है। दिस लिंक्स कैन स्प्रेड, ये जो लिंक्स आपके पास पहुंचे जाते हैं ईमेल या किसी और जगह, उससे क्या स्प्रेड होता है, मालवेयर स्प्रेड होता है, फिशिंग अटैक उससे हो सकता है, या यूज़र्स फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स के ज़रिए से हमारे सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। सो इसके रिस्क्स है, चैलेंजेस है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। फिशिंग ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको इसमें से करने हैं। अगर आपको बचाना है आपका सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी से बचना है, जो आपके पास हमारे सिस्टम में अटैक्स होते हैं, तो हमारे पास क्या होने चाहिए, या तो फायरवॉल होना चाहिए, या तो कोई सिक्योर एंटी
वायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो फायरवॉल यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। फायरवॉल इज़ ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, ये हार्डवेयर भी होता है और ये सॉफ्टवेयर भी होता है। तो दोनों चीज़ें हम अपने सिस्टम में लगा सकते हैं। उसके बाद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो एक्चुअली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ ए प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन टू डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करता है, ये हमारे मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स और कोई भी चीज़ प्रिवेंट, उससे बचाता है, और जो मालवेयर हमारे सिस्टम में आ जाता है उसको रिमूव करते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, वायरस को डिटेक्ट करना, प्रोग्राम मैलिशियस प्रोग्राम को डिटेक्ट करना, उससे बचाना, हैकर्स से बचाना, ट्रोजानों से बचाना, जितने भी चीज़ें हमने ये की इन सब से बचाना। तो ये है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम। तो आई होप आपने ये सारा कुछ अच्छी तरह से किया होगा। तो बाकी इसके बाद इसके क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, आप उनको पढ़ सकते हैं, आपके बुकलेट में अवेलेबल है, तो उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके आंसर्स भी दिए गए हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी है। व्हाट्स कंप्यूटर वायरस, व्हाट इज स्नूपिंग, व्हाट इज स्पाम, what is firewall, what is a virus, what is internet, what is malware means, HTTP क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, ये सारे सारे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट टाइप, हाँ शॉर्ट टाइप में, जैसे इंटरनेट और www, मैंने वैसे बताया इससे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वो भी हमने डिस्कस किया इसमें। URL क्या होता है, अच्छा वेब होस्टिंग क्या होती है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, और ये ये डिफरेंट वायरस से कैसे है, हाँ डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है, और अटैक क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपके बुकलेट पे दिए गए हैं, आप इनको प्रिपेयर करेंगे। अच्छा रिस्क्स कौन कौन से अवेलेबल है, फिशिंग क्या होता है, फायरवॉल नेटवर्क में उसका क्या रोल है, एंटीवायरस का क्या है, वेब ब्राउज़र या उसकी फंक्शंस क्या है, ये सारे का सारा डिस्कस हमारा, आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिशिंग अटैक क्या होता है, या आईडीएस सिस्टम क्या, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, आईडीएस बता दो क्या है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, हम अपने नेटवर्क में सिस्टम लगा सकते हैं जिसके ज़रिए से वो नेटवर्क के पैकेट्स इन एंड आउट का देख रेख करता है। तो नेटवर्क्स में जो नेटवर्क का जो बैंडविड्थ है उसको ये सिक्योर करके देता है, दैट्स कॉल्ड आईडीएस सिस्टम। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा, तो आप उसको रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच।